brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। अंग्रेज जब भारत आए तो इंग्लैंड से पूरी फौज साथ नहीं लाए थे, कुछ अफसर और जवान ही आए थे। उन्होंने भारत में यहीं के लोगों को लेकर धीमे धीमे सेना तैयार की। इस क्रम में एक उदाहरण है सिख रेजिमेंट का। सिख साम्राज्य से अंग्रेज़ों को 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, तब जाकर वो उसे अपने अधीन कर पाए। इन लड़ाइयों में अंग्रेज़ों ने देखा कि सिख कितनी बहादुरी से लड़ रहे थे, सोचा इन्हें अपनी फ़ौज में शामिल करना दुरुस्त होगा। इस तरह कुछ सिख सैनिकों की मदद से 1 अगस्त 1846 को सिख रेजिमेंट को रेज़ किया गया, यानी उसका गठन हुआ। इंडियन आर्मी की पैदल सेना यानी इन्फेंट्री की तब से अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा रेजिमेंट्स बनने के पीछे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां हैं। औसतन इनका इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना है। अब फिर एक नई रेजिमेंट की मांग उठी है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे, कांग्रेस विधायक और सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये मांग रखी कि हिमाचल रेजिमेंट बनाई जाए। इससे पहले हमने देखा कई बार सोशल मीडिया पर और बयानों में, बल्कि संसद में भी अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार उठती रही है। आज़ाद भारत की फौज में जातीय या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर रेजिमेंट की मांग को कैसे देखा जाए, इसका असर क्या होगा और नेताओं से इतर एक्सपर्ट इस पर क्या सोचते हैं, सब बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और एक बार फिर से आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर पर आने से पहले जो रोज की बड़ी खबर है यानी चुनावी चर्चा, उस पर चलते हैं और सुनते हैं दिन के 2 चर्चित बयान। ये उत्साह ये साफ साफ बता रहा है कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। पूरा देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं इस बार। ये मुख्यमंत्री हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं। उल्टे पुल्टे इसलिए कि 46 में 56 बोलते हैं, योग करते हैं तो डगमगाते हैं, तो उनकी भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं, तो 143 से ज्यादा नहीं जीतने वाले। 6वें चरण की पोलिंग जो कि 25 मई को होनी है, उससे पहले पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के इलाके पर है। प्रधानमंत्री ने श्रावस्ती के मंच से सपा कांग्रेस को ध्वस्त गठबंधन बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कटाक्ष किया। चुनावी बयानबाजियों से इतर अब दिन की बड़ी खबर पर चलते हैं, फिर लौटेंगे चुनाव और देश और दुनिया की दूसरी खबरों पर। चुनावी बयानों के बाद अब एक और बयान की तरफ चलते हैं जो चुनाव में ही दिया गया, लेकिन मसला भारत की सेना से, हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बयान सुनते हैं। जिस तरीके से हमारे शहीदों ने देश के लिए जान दी है, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा है, चाहे वो सौरभ कालिया है, चाहे वो और ऐसे वीर सैनिक है जो हिमाचल के लिए शहादत जिन्होंने दी है, अब ये समय आ गया है कि हिमाचल की अलग रिप्रेजेंटेशन भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मंडी संसदीय क्षेत्र, फ्रॉम मंडी, मेरी ये प्राथमिकता रहेगी और इसको मैं पूरी गंभीरता से लोकसभा के अंदर आने वाले समय में उठाऊंगा कि हिमाचल की अलग रेजिमेंट जो है वो भारतीय सेना के अंदर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि डिफेंस में जो है वो प्रदेशों को तवज्जो नहीं दिया जाता, मगर जो रीजनल एस्पिरेशंस हमारे प्रदेश की है और जो हाई रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रदेश के युवाओं की जो है वो सर्विसेज में है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, चाहे वो आपका पंजाब रेजिमेंट है, चाहे वो JNK राइफल्स है, चाहे वो और जितनी हमारी बटालियंस है या रेजिमेंट्स है, ये समय आ गया है कि हिमाचल की एक अलग रेजिमेंट आने वाले समय में होनी चाहिए, ताकि ड्यू ऑनर हिमाचल के जो हमारे योद्धा हैं जिन्होंने हिमाचल के लिए शहादत, चाहे वो पुलवामा में दी है, चाहे वो कारगिल के युद्ध में दी है, चाहे वो आपके अलग अलग जो स्कर्मिशेस
बॉर्डर पर होते रहते हैं पाकिस्तान के साथ पीओके में, ये हमारी उनके लिए एक ट्रिब्यूट होनी चाहिए और इस विषय को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हम कांग्रेस नेता और सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ये मांग कर रहे हैं। विक्रमादित्य मंडी की लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी और एक्ट्रेस कंगना रनौत के सामने चुनावी मैदान में हैं और 22 मई की रैली में उनकी ये मांग आई। पहला सवाल, क्या ये मांग पहली बार उठी? जवाब है नहीं। विक्रमादित्य की मां और मंडी से निवर्तमान कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह भी लोकसभा में ये मांग उठा चुकी हैं। और पीछे जाएं तो मार्च 2014 में रिटायर्ड सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला था और हिमाचल रेजिमेंट की मांग उठाई थी। तब देश में यूपीए के नेतृत्व में मनमोहन सिंह की सरकार थी। दूसरा सवाल, क्या हिमाचल रेजिमेंट के अलावा भी कोई रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही है? जवाब फिर से हाँ है। अहीर रेजिमेंट 2018 और 2022 में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चे की तरफ से मांग उठ चुकी है कि सेना में एक अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए। इसको लेकर दोनों बार जमकर प्रदर्शन भी हुए थे। स्पष्ट है बीते कुछ वर्षों में इन दो रेजिमेंट्स की मांग उठी, अहीर रेजिमेंट और हिमाचल रेजिमेंट। इस मांग में कितना दम है और इसके पूरे होने की कितनी संभावना, ये समझने के लिए सबसे पहले रेजिमेंट का सिस्टम समझते हैं। क्या होती हैं, किस आधार पर सेना में कोई अलग रेजिमेंट बनाई जाती है? भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन 4 सुरक्षा बल आते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड पूरी तरह ऑल इंडिया और ऑल क्लास हैं, यानी इसमें धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर कोई विशेष इकाई या विशेष भर्ती नहीं होती है। तो हम समझें कि जाति या भाषिक पहचान के आधार पर रेजिमेंट की मांग सिर्फ और सिर्फ थल सेना के लिए, आर्मी के लिए की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि थल सेना में भर्ती जाति या इलाका देखकर ही होती है। थल सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑल इंडिया, ऑल क्लास ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि थल सेना में 3 फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, आर्मर्ड यानी टैंक वाली इकाई और आर्टिलरी यानी तोपखाना। इनसे इतर कई और कोर होती हैं जो लड़ाई के लिए ज़रूरी संसाधन और कौशल उपलब्ध कराती हैं। जाति या क्षेत्रीय आधार पर रेजिमेंट्स इन्फेंट्री को छोड़कर बाकी इकाइयों में ना के बराबर होती हैं। अब इन्फेंट्री में यानी पैदल सेना में ऐसी रेजिमेंट्स कैसे अस्तित्व में आई, इसका एक उदाहरण हमने शुरुआत में आपको दिया, सिख रेजिमेंट का। एक और उदाहरण लीजिए। 1778 में कानपुर में 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को रेज किया गया था। इसके पहले अफसर थे कैप्टन मसराक और उनके तुरंत बाद आए मेजर सैमुअल किलपैट्रिक। इन्हीं के नाम पर 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहा जाने लगा किलपैट्रिक की पलटन। किलपैट्रिक की पलटन को ही आज हम 3 राजपूत के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम और सिख सैनिकों को भर्ती किया गया। कारण था यहाँ से आने वाले सैनिकों की ऊंचाई, रौबदार व्यक्तित्व और मार्च करने का तरीका। ये ब्रिटिशर्स का बताया हुआ कारण था। बिला शक हम मानते हैं कि कदकाठी या व्यक्तित्व का किसी जाति से संबंध नहीं है, ना ही ये तर्क विज्ञान सम्मत है कि जाति विशेष में होंगे तो व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। पर हम 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तब पैमाने अलग थे। एक आधार ये था कि जिन समाजों के पास संसाधन ज़्यादा, उन्हीं में पोषण की स्थिति बेहतर और अच्छी सेहत का संबंध फौज से क्या है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। इस नीति में एक बड़ा और रूढ़िवादी बदलाव आया 1857 की क्रांति के बाद। अब अंग्रेज किसी कीमत पर दोबारा इतना बड़ा विद्रोह पनपने नहीं देना चाहते थे। तब जॉनथन पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन का काम था ऐसे इलाकों और जातियों की पहचान करना जहां से वफादार सैनिकों की भर्ती हो सके। चूंकि क्रांति पूर्व और दक्षिण के इलाकों में हुई थी, इसलिए पील कमीशन ने सलाह दी कि भर्ती उत्तर और पश्चिम से की जाए। इसी कड़ी में आगे चलते हुए अंग्रेज 1880 के दशक में मार्शल और नॉन मार्शल रेस का सिद्धांत लाए। मार्शल रेस यानी वो जातियां जो उनके अनुसार लड़ने के लिए काबिल थी, और नॉन मार्शल यानी वो जातियां जो लड़ने के काबिल नहीं थी अंग्रेजों के हिसाब से। इस सिद्धांत के हिसाब से कोई व्यक्ति तभी बहादुर हो सकता था जब वो एक बहादुर जाति या समाज से आता हो। मिसाल के लिए सिख, पठान, बलोच, गोरखा और डोगरा। ज़्यादातर मार्शल रेस अगड़ी जातियों को ही माना गया अंग्रेज़ों के द्वारा। इस तरह अंग्रेज़ों के ज़माने में जाति आधारित रेजिमेंट्स बननी शुरू हुई। कुछ रेजिमेंट्स इलाके के आधार पर भी बनी, जैसे कि गढ़वाल रेजिमेंट। अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। उनका मोटा हिसाब यही था कि जिन समूहों ने क्रांति में हिस्सा लिया उनसे किनारा करो ताकि बगावत का स्कोप न रह जाए। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब तक सेना में ऐसी कई जाति आधारित, इलाका आधारित रेजिमेंट्स बन चुकी थी और ये आज तक जारी भी हैं। जैसे सिख रेजिमेंट के फाइटिंग ट्रूप्स जट सिख होते हैं, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। आज़ादी से पहले और बाद में मिक्स रेजिमेंट भी बनी, माने इनमें एक से ज़्यादा समूहों के लोगों को लिया गया। मिसाल के लिए ग्रेनेडियर्स को लीजिए। इस रेजिमेंट का इतिहास 18वीं सदी से शुरू होता है। आज इसमें राजपूत, अहीर, कायम खानी मुस्लिम, डोगरा, गुर्जर, मीणा, गुजराती और जाट समाज के लोगों को भी लिया जाता है, यानी ये एक मिक्स क्लास रेजिमेंट है। जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, इन्फेंट्री की कुछ रेजिमेंट्स या उनकी कुछ बटालियनों को सेना के दूसरे
जंगों में शामिल किया गया। कुछ बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी शामिल हुई, कुछ तोपखाने में शामिल हुई। यहाँ आकर इनका चरित्र भी कहीं मिक्स या कहीं ऑल इंडिया ऑल क्लास हो गया। पर आप फिर भी पूछ सकते हैं कि आज़ाद भारत तो जाति या इलाके की पहचान को अलग से मानता ही नहीं, तब ऐसी रेजिमेंट्स पूरी तरह खत्म क्यों नहीं की गई? इस पर हम आपको ब्रिगेडियर संदीप थापा रिटायर्ड की राय सुनवाते हैं। देखिए, फौज में ना एक बहुत तवज्जो दी जाती है एक ट्रेडिशन पे। तो हमारी ट्रेडिशन थी, पुरानी रेजिमेंट्स थी, 2-2, 3-3 साल सो पुरानी रेजिमेंट्स, तो उसको कंटिन्यू किया गया सोच समझ के, क्योंकि उनकी एक हिस्ट्री ट्रेडिशन बन गई थी। और उनका पार्टीशन के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा लड़ाइयों में, तो वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उसको, तो इसलिए उसको रखा गया। लेकिन उसके बाद खासकर इन्फेंट्री में कोई और रेजिमेंट, सिर्फ 2 रेजिमेंट बनी। एक महार रेजिमेंट जो पुरानी मशीन गन होती थी उसको, और एक नागा रेजिमेंट बनी। उसके अलावा कोई नई रेजिमेंट नहीं बनी है पिछले 20-30 साल में, तो मैंने नहीं देखी है। तो उसको मेंटेन किया गया, बढ़ाया नहीं किया गया, कम भी नहीं किया गया, ट्रेडिशन की वजह से, हिस्टोरिकल रीजन की वजह से, एफिलिएशन की वजह से। इन्फेंट्री में इस समय 2.5 दर्जन से ज्यादा रेजिमेंट्स हैं। अधिकतर आज़ादी से पहले बनी हुई 1947 के बाद बनी एक रेजिमेंट है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत की सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। फील्ड मार्शल ने ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बनाई। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की इस रेजिमेंट में सभी धर्मों, समुदायों और इलाकों के लोगों को भर्ती किया जाता है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स आज़ादी के बाद सबसे कामयाब रेजिमेंट्स में से एक है। स्पष्ट है, आज़ादी के बाद जाति आधारित रेजिमेंट्स क्यों नहीं बनी? सीधा सा जवाब, क्योंकि आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। लगातार देखा गया कि जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ट्रेनिंग और बहादुरी, और इन दोनों चीज़ों के लिए जाति या इलाका मायने नहीं रखता। तो अब गाहे बगाहे अहीर या हिमाचली रेजिमेंट की मांग क्यों उठती है? इसका बड़ा सिरा राजनीति वाली गली में खुलता है। मसलन अहीर रेजिमेंट की मांग बसपा सांसद श्याम यादव ने उठाई, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उठाई, भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने रहुआ ने भी। इसी तरह हिमाचल रेजिमेंट की मांग प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने भी उठाई। तीनों हिमाचल से आने वाले नेता हैं। नेता जातीय या प्रादेशिक रीजनल अस्मिता के बिंदु के हिसाब से ये मांग उठाते हैं, क्योंकि जब वो ये मांग उठाते हैं तो बड़ी संख्या में उस यूथ को लगता है कि हाँ, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज़ादी के पहले तो ऐसा था ही। पर सरकार का इस पर क्या स्टैंड रहा है? बिहार की बांका लोकसभा से जेडीयू के सांसद हैं गिरिधारी यादव। उन्होंने जनवरी 2023 में लोकसभा में अहीर रेजिमेंट को लेकर सवाल रखा था, और तब नरेंद्र मोदी सरकार ने जवाब दिया था, देश का कोई भी नागरिक, भले ही वो किसी भी जाति या धर्म से हो, वो सेना में भर्ती हो सकता है। आज़ादी के बाद से ही सरकार का ये पुख्ता स्टैंड रहा है कि किसी वर्ग, समुदाय, जाति या क्षेत्र के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। ये सवाल उठता रहा, इसलिए हमने रेवाड़ी के इलाके से आने वाले बीजेपी के मंत्री और अलवर से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव से भी ये सवाल पूछा, और उनका ये जवाब था। मैं पहला कैबिनेट मंत्री हूँ जो उधर चुशूल के अहीर धाम पे गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे इतने सालों के बाद जो एक लंबी मांग थी कि वहाँ पे उन्होंने जो शहादत दी, वहाँ पे पूरा म्यूज़ियम बना के पूरा सम्मान और धरोहर को बनाने का काम किया है। और जहाँ तक इस विषय की संजीदगी का सवाल है, इसको सरकार के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है, जिसको एकदम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। लेकिन सरकार इस विषय पे बहुत संवेदनशील है। क्या सरकार अहीर रेजिमेंट की मांग पे विचार संवेदनशील विषयों में बहुत व्यापक स्तर पर चीज़ें आती हैं, और वो पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर विचार करते हैं। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि अग्निवीर योजना के तहत प्लान यही है कि तीनों सेनाओं में सारी भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास ही हो। इसे लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य यही है कि जाति या क्षेत्रीय पहचान पर जोर से आने वाले समय में बचा जाए। तो नौजवानों, जैसा कि स्वामी विवेकानंद कह गए हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, यानी उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अगर सेना ही लक्ष्य है तो इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ साहस, शौर्य और देशभक्ति से होकर गुजरता है, क्योंकि नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, और आपका बल किसी जाति या इलाके का मोहताज नहीं। बड़ी खबर यहीं तक। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी केंद्रीय चुनाव आयोग से जुड़ी है। आयोग ने 22 मई को देश की 2 बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों से अलग अलग चिट्ठी में आयोग ने कहा कि वो सुनिश्चित करे कि उनकी पार्टी के नेता जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र पर आधारित कोई बयानबाजी ना करें। भाषणों में सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। और क्या कहा आयोग ने? भाजपा से कहा कि उनके नेता कोई भी ऐसा बयान ना दें जो समाज में बंटवारे को बढ़ावा दे। कांग्रेस से कहा कि वो कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी ना करें जिससे ये संदेश जाए कि संविधान को बदला जाने वाला है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेताओं के बयानों का रेफरेंस लेते हुए आयोग ने कहा कि पार्टी के नेता सुरक्षा बलों के मसले पर राजनीति ना करें। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव के समय सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी अधिक बनती है, लेकिन कांग्रेस को भी असीमित छूट नहीं दी जा सकती। इससे पहले दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ शिकायत की थी और इन्हीं पर अब आयोग ने ये चिट्ठी जारी की है। इससे पहले 25 अप्रैल को भी चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस भी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए भाषणों के बाद जारी हुए थे। दूसरी सुर्खी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 42 वर्गों को मिले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के दर्जे को रद्द किया। कोर्ट ने साल 2012 के कानून के तहत ओबीसी में जोड़े गए इन वर्गों के आरक्षण को अवैध बताया। इसका मतलब लाखों ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द हो गए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस कैटेगरी के तहत पहले ही नौकरी ले चुका है या आरक्षण का लाभ ले चुका है तो इस आदेश का उन पर असर नहीं होगा। फैसला आने के साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने साल 2012 में कानून के जरिए कुछ वर्गों को ओबीसी में जोड़ा था। ये कानून था पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इतर सर्विस और पदों में वैकेंसी के लिए आरक्षण कानून 2012। अब कोर्ट ने इसके तहत जोड़े गए वर्गों को ओबीसी से बाहर किया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने आदेश जारी किया और कहा कि 2010 से पहले ओबीसी में कैटेगराइज हुए 66 वर्ग इससे प्रभावित नहीं होंगी क्योंकि इनके खिलाफ कोर्ट में याचिका नहीं डाली गई। आदेश के मुताबिक 5 मार्च 2010 से 11 मई 2012 तक जिन 42 और वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया सिर्फ उसे रद्द किया गया। 2012 के कानून को खत्म करने के लिए उसी साल एक जनहित याचिका दायर हुई थी जिसमें कहा गया था कि टीएमसी सरकार का फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया जब राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। तीसरी सुर्खी, पुणे कार हादसे वाले मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को 24 मई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। फैसला पुणे की सेशंस कोर्ट ने सुनाया। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास लीगल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसके बावजूद पिता ने उसे कार दी। इससे उसकी और दूसरों की भी जान खतरे में गई। इससे पहले जब विशाल अग्रवाल कोर्ट जा रहे थे तो कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए उन पर स्याही भी फेंकी। जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इस मामले में 22 मई को 2 और डेवलपमेंट हुए। पहला, महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर बैन लगाया। दूसरा, जिस कार से हादसा हुआ उसको 12 महीने तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा, ये भी फैसला दिया। ट्रांसपोर्ट विभाग का दावा, हादसे के दिन तक कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसके अलावा जिन पब्स और बार्स में नाबालिग और उसके दोस्तों को शराब सर्व हुई थी उन पर भी नोटिस और बंदी का ताला लटक रहा है। ये थी प्रमुख सुर्खियां। अब जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के कुछ और अपडेट्स। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह बिहार के काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी के खिलाफ कदम मानते हुए उन्हें भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन की चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि पवन सिंह के काम से भाजपा की छवि धूमिल हुई है। आपको याद होगा कि भाजपा ने जब उम्मीदवारों की, लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें पवन सिंह का नाम था। उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया गया था। पहले तो उन्होंने पार्टी का शुक्रिया अदा करा, लेकिन कुछ ही दिन में कहा कि निजी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। फिर 10 दिन बाद पवन सिंह का एक और बयान आया, कहा कि जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके कुछ दिन बाद एक बार फिर पवन सिंह का बयान आया, कहा कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं पर्चा भरूंगा। और अब सारे घटनाक्रमों के बाद अब जो हुआ है वो आपके सामने है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस के 2 आईपीएस अधिकारियों को पद से हटा दिया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल दोनों 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पंजाब के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में ईसीआई ने निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों को गैर चुनाव संबंधित काम सौंपे जाएं। साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव से जालंधर और लुधियाना में भरे जाने वाले प्रत्येक पद के लिए 3 योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। 23 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ में एक जनसभा है। अखिलेश यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के समर्थन में रैली करेंगे। इससे पहले प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के जिलाध्यक्ष
राम अचल वर्मा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। राम अचल ने कहा है, राजा भैया ने खुले मंच से भले ही किसी पार्टी को समर्थन न देने का फैसला लिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं को अपने मन से वोट देने के लिए आज़ाद रखा है। कार्यकर्ता प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव की रैली की तैयारी में जुट गए हैं। जनसत्ता और समाजवाद के नारे लग रहे हैं। आपको याद होगा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया और अखिलेश यादव की खटास की कुछ खबरें सामने आई थीं। इसके बाद से ही दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आ सकती हैं, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर। इससे पहले राजा भैया ने यह भी कहा था कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को आज़ाद छोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ये राय उन पर ही छोड़ी थी कि वो जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं, और अब उनकी पार्टी की तरफ से कुछ और भी अहम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।